Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of marketing management and in this video we will going to cover a new topic. इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके मार्केटिंग मैनेजमेंट के प्लेलिस्ट के अंदर उन्हें देख सकते हैं। हमने पूरे डिटेल में मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझा है, इसके फीचर्स को, कंपोनेंट्स को, प्रोसेस को, बहुत सारी चीजें हमने कवर अप करी हैं। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है, ठीक है, इन डिटेल हमने इन सारी चीजों को पढ़ा जिससे आपकी यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं और जिनसे क्वेश्चन बनता है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है गाइस। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम इन सब में ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, आज हम नए टॉपिक जो डिस्कवर करेंगे वो है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इससे पहले हम लोगों ने समझा था कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की बाकी सारी चीजें जो भी हमने फंक्शंस में पढ़ा था, प्रोडक्ट प्राइसिंग, लेबलिंग, ये सारी चीजें हमारी नेक्स्ट यूनिट में आएंगी। लेकिन उससे पहले जो एक टाइप थी, नहीं एक स्टेप था ना, कि हमें मार्केटिंग रिसर्च करनी होती है, उसके बाद ही हम चीजें प्रोसीड करते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च में हमने पहला टॉपिक देख लिया था कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग, एक तरीके की वो भी एक मार्केटिंग रिसर्च ही थी। आज हम समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और क्यों हम इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या इसकी मीनिंग होगी, क्या इसके फैक्टर्स होते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट में अगर आपको पढ़ना है तो ये सारी यूनिट में ये सारे टॉपिक को कवर किया गया है, क्योंकि आप प्रोडक्ट और प्राइसिंग और लेबलिंग इन सब में कूदने से पहले ये तो समझो कि क्यों इन चीजों को हम बना रहे हैं या क्यों हम इन सारी चीजों को ला रहे हैं। ये लाते हम तब हैं जब हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। तो हमने माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये सारी चीजें को समझ लिया जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर की नीड्स एंड वांट के बारे में, जिसके बेसिस पे हम स्ट्रैटेजी बना के प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं और उनको बाद में प्रमोट करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट होती है जब हम अपनी मार्केट को छोड़ के उसके बियॉन्ड वाली मार्केट को भी कैप्चर करते हैं, दैट इज योर ग्लोबल मार्केट। जब हम बिजनेस अपनी कंट्री तक ही लिमिट नहीं रखते हैं बल्कि अपने बिजनेस को फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपैंड करते हैं, वहां के भी कस्टमर की रिसर्च करते हैं, डिटेल्स लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, लेबलिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेयर हाउसिंग करते हैं, प्राइसिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं और उसको सेल करके आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। ये सारी चीजें हैं हमारी मार्केटिंग की और इन्हीं ही हम इंटरनेशनल मार्केट में भी मैनेज करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्यों? क्योंकि ये जितने भी फैक्टर्स होंगे ना वो बाहर के ही होंगे, ठीक है। और फोर्सेस दैट अफेक्ट द कंपनी एबिलिटी टू कॉम्पिटिट इन द फॉरेन मार्केट, जो कंपनी की जो भी एबिलिटीज हैं उस पर असर डालते हैं कि वो कितना कॉम्पिटिट कर पाएगा फॉरेन मार्केट में। ये सारी चीजें जो है वो हम पे फैक्टर है जो हम पे असर डालते हैं, जो हमारी ऑपरेट करने की क्षमता है या हमारे कॉम्पिटिटर से कॉम्पिटिट करने की क्षमता है उस पे इफेक्ट डालते हैं। कौन कौन से वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनको हम देखेंगे। ये पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है कि इंटरनेशनल, पहली बात तो ये हमारी कंट्री के बियॉन्ड है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे बिजनेस के आसपास का एनवायरनमेंट है, जो हमारे बिजनेस की पूरी एक प्रोडक्ट से, उसकी रिसर्च से लेके, उसकी जो भी सेलिंग से लेके, उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस है, इन सारी चीजों पे जो इफेक्ट डालते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, वो होता है हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट है जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज पे असर डाल रहा है, और वो कौन सा इन्वायरमेंट जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो वो फैक्टर है हमारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल फैक्टर। Company who want to grow into new areas or increase their existing presence in overseas country must first understand the international marketing environment। जो भी कंपनी चाहती है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में या ग्लोबल वर्ल्ड में बिजनेस करें, उसको जरूरी है कि वो समझे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, इंटरनेशनल लेवल पे कस्टमर कैसे हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट, उनकी क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है।
तो ये हमने समझा। नेक्स्ट आता है आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये समझो कि वहां के जो भी पॉलिटिकल फैक्टर्स होंगे वो आपकी कंपनी की एबिलिटी को असर डालेंगे। वो फैक्टर हो सकते हैं कि वहां की गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, क्या रेगुलेशंस है वहां के, क्या लॉज है वहां की। ये सारी कंपनी की एबिलिटी पे असर डालते हैं जो कि वो ऑपरेट कर पाएगी फॉरेन मार्केट पे या नहीं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड एग्रीमेंट, टैक्सेशन पॉलिसी। अब देखो हमारी कंट्री की टैक्सेशन पॉलिसी अलग है, फॉरेन कंट्री में टैक्सेशन पॉलिसी अलग है, ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वहां पे, ठीक है, कि वो कितना हमारे ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स कितना उनका इम्पोज है, मतलब हम तो उनकी कंट्री का तो नहीं है, हम मल्टीनेशनल कंपनी ही होंगे, तो हम मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपको इतना ही लिमिट तक आप प्रमोशन कर सकते हैं या इतनी लिमिट तक ही आपको हमारे भी हायर करने होंगे एम्प्लॉयज, फिर आप उतना शेयर अपने एम्प्लॉयज को रख सकते हैं, या जो भी चीजें टर्म्स एंड कंडीशन है उनकी वो हमें फॉलो करनी होगी। तो ये हमारे जो ऑपरेशन है उस पर असर डालेगी। तो नेक्स्ट आता है आपका सोशल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर हमने समझ लिया, जो भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रेगुलेशन है वो हमारी कंपनी के ऑपरेशन पे इफेक्ट डालती है। सोशल फैक्टर बहुत ईजी है गाइस। सोशल फैक्टर होता है कि वहां के लोगों का कल्चरल डिफरेंस क्या है, लाइफस्टाइल ट्रेंड क्या है, सोशल एटीट्यूड क्या है, जो आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे असर डालती है। आप जो भी प्रोडक्ट बनाओगे वो ये देख के बनाओगे कि वहां के लोगों के कल्चर में वो चीजें कैसी ली जा रही हैं। मान लो आप कोई कपड़े बना रहे हो तो देखोगे कि वहां के लोग का कल्चर क्या है, वो लोग की लाइफ स्टाइल कैसी है, ठीक है, उसको देखते हुए ही आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करोगे और उसकी मार्केटिंग करोगे, ठीक है। तो कंपनी मस्ट बी अवेयर ऑफ द कल्चरल डिफरेंस बिटवीन द फॉरेन मार्केट एंड अडॉप्ट देयर स्ट्रैटेजीज एंड प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो आपको जरूरी है कि आप वहां के जो भी जिस भी कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां के लोगों के कल्चर के डिफरेंस को स्टडी करो, वहां के लोगों का जो भी रहन सहन का तरीका है उसको स्टडी करो कि वो लोग ऐसे कपड़े प्रेफर करेंगे अगर हम कपड़े बनाना चाहते हैं, या वो लोग किस फूड स्टाइल को प्रेफर करेंगे। लाइक मैगडी जब यहाँ पे आया तो उसको ये पता चल गया कि यहाँ के लोग जो है वो बीफ मीट नहीं खाएंगे अपने बर्गर में, तो उसको उस चीज को चेंज करना पड़ा क्योंकि उसने यहाँ के कल्चरल डिफरेंस या लाइफ स्टाइल को देखा, समझा और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया, उसकी मार्केटिंग करी। तो ये सारी चीजें अगर हम भी ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें भी देखना होगा, ठीक है। तो ये था आपका सोशल फैक्टर। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी हो सकता है कि वहां की जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके भी असर आपके बिजनेस पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड प्रोडक्शन टेक्निक, की प्रोडक्शन की टेक्निक क्या है। मान लो आपके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है आप लेबर इंसेंटिव यूज कर रहे हो यहाँ पे, बट फॉरेन कंट्री जहाँ पे बिजनेस यूज कर रहे हो वहाँ पे इतनी लेबर आपको चीप में अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे मशीन्स के थ्रू ही आपको रन करना होगा पूरा सिस्टम। तो वो सारी चीजें वहाँ पे आपके बिजनेस पे असर डालेंगी। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजीज असर डालती है, मार्केट की टेक्निक क्या होंगी वहाँ पे, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन जनरेट बोथ पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन फॉरेन मार्केट। ई कॉमर्स एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल हैव चेंज द वे पीपल शॉप एंड कॉन्टैक्ट विद ब्रांड्स। हो सकता है आप जो इंटरनेशनल मार्केट पे आप डील करना चाह रहे हो तो इंटरनेशनल मार्केट पे आप ई कॉमर्स के थ्रू भी डील कर सकते हो। आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज हमें गुड्स बेच रही हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में भी उसको प्रेफर कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं। तो एक तरीके का वो इंटरनेशनल मार्केट का एक सोर्स बन गया है आपका ई कॉमर्स। लाइक जो अर्बेनिक ब्रांड है, जो अर्बेनिक की वेबसाइट है, उसके कपड़े बाहर से आते हैं और हमारी कंट्री के लोग भी खरीदते हैं, तो ये हो सकता है। या हमारा ब्रांड जो होगा वो ई कॉमर्स के थ्रू, इसकी जो ये नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, ये चीजें भी इस पर असर डाल सकती हैं। या अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू फॉरेन में बिजनेस रन करेंगे तो हो सकता है कि वहां पे हमारा बिजनेस ना चल पाए, तो ये चीजें ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो आपका आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के बाद वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में आपका आता है कि कंट्री के जो स्टेट है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी का स्टेट क्या है, वहां का एक्सचेंज करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो करेंसी का रेट है एक्सचेंज उससे हमें नुकसान होगा तो आप वहां नहीं करना चाहोगे। अगर वहां पे आपको लग रहा है महंगाई बहुत है तो आपको प्रोडक्ट को सस्ते में नहीं बेचना है, आपको भी प्रोडक्ट को फिर महंगे में ही बेचना होगा। कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, वहां के कंज्यूमर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि वहां के लोगों की इनकम इतनी नहीं है तो आपको अपने प्राइसिंग उस हिसाब से करनी होगी। अगर महंगाई है, वहां पे लोग प्रोडक्ट अपने हाई रेट पे बेच रहे हैं और उसी के हिसाब से आपको भी प्रोडक्ट की कॉस्ट महंगी पड़ रही है, उसको बनाने ऑपरेशन में भी महंगा है, तो ऑब्वियस है कॉस्ट इंक्रीज करके ही देंगे। दीज फैक्टर कैन इफेक्ट द कंपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। ये सारे फैक्टर्स जो है वो कंपनी की
प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट की डिमांड एंड सर्विसेज है उसको भी असर डालते हैं। अगर वहां के कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है। ये लीगल फैक्टर हो सकते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे लीगल फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस को, जो न्यू मार्केट में, जो फॉरेन मार्केट में रन कर रहा है उसको हम पर या फिर जो उस पर असर डालते हैं। तो एक जो बिजनेस जो फॉरेन मार्केट में वर्क कर रहा है उसको इंश्योर करना है कि वो जितनी भी एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन है उनको पूरा करे, वरना क्या होगा, आपके ऊपर केस हो सकता है। ठीक है, या फिर मान लो कोई बाहर से कोई बिजनेस हमारी कंट्री में आ रहा है, वो वर्क कर रहा है, उसके लिए हमारी जो मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट है, तो उनको भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। जो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल है लॉस उनको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर ये सारी चीजें नहीं अलाउड है, तो उनको उसको देखना होगा, उस हिसाब से वर्क करना होगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है। हमारे यहाँ जो लेबर लॉ है उसको देखते हुए ही उनको फॉलो करना होगा। कितने वर्किंग आवर्स हो सकते हैं या क्या पैटर्न हो सकता है वो देख के ही आपको करना होगा यहाँ पे वर्क। नेक्स्ट इज योर कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर में आता है कि वहां के लोगों का लैंग्वेज, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये क्या है, ये सारी चीजें भी आपकी बिजनेस के ऑपरेशन को अफेक्ट करती है इंटरनेशनल मार्केट पे। टू बी सक्सेसफुल बिजनेस मस्ट कस्टमाइज देयर एडवर्टाइजिंग मैसेज एंड प्रोडक्ट ऑफरिंग टू लोकल कल्चर। आपको वहां के लोगों का कल्चर समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंगली ही अपने मैसेज को भी एडवर्टाइज करना होगा। मान लो आप ऐसे मतलब हम लोग हमारी बिजनेस में, हमारे यहाँ लोग ज्यादा हिंदी बोलते हैं और कोई बिजनेस है वो अपनी प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट जो करा वो इंग्लिश में करा रहा है, तो ज्यादातर से लोग तो हमारे यहाँ हिंदी बोलते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनका पैसा जो एडवर्टीजमेंट में है वो कहीं ना कहीं बेकार जा रहा होगा। या आप जिस प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है ये चीज। मान लो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट करा रहे हो जो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए, तो होगा उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आती ही होगी। बट अगर आप कोई डेली यूज का कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कोई शैम्पू या साबुन, तो फिर आपको लैंग्वेज हमारे यहाँ हिंदी ही ज्यादा प्रेफरेबल होगी। या फिर अगर आप यूएसए में कर रहे हो तो आप हिंदी में एडवर्टीजमेंट कराओगे या उर्दू में कराओगे तो वो नहीं चल पाएगा। तो आपको देखना है वहां के लोगों के कल्चर को, रिलीजन को, और उसी हिसाब से अपनी चीजें को डिजाइन करना है। So we conclude that understanding and adapting to these various factors is essential for companies seeking to expand their research. So हम ये देखते हैं, कंक्लूड करते हैं कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए समझना, क्योंकि ये उसके वहां पे ऑपरेशन और उसके साथ ही साथ अगर वो एक्सपैंड करना चाहता है फॉरेन मार्केट में, इन दोनों पर असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे समझा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो कि होगा आपका इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उसको देखते हैं। चाहता है कि क्या इंपॉर्टेंस है आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट की। पहला है इंक्रीज्ड इनकम। इससे क्या होगा, जब आप अपने कंट्री में कर रहे थे तो आप उतना ही अर्न कर पा रहे थे, लेकिन अगर आप और ब्रांचेस अलग अलग कंट्री में खोलते हो तो ऑब्वियसली आपकी सोर्स ऑफ इनकम उन सारी जगह से भी हो जाएगा, तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, अलग अलग मार्केट से आएगा, तो ऑब्वियस इनकम इंक्रीज होगी। एक्सेस टू बिगर कंज्यूमर बेस इन इंटरनेशनल मार्केट, ज्यादा बड़ा कंज्यूमर बेस बनेगा आपका, इससे आपकी सेल्स और इनकम इंप्रूव होगी। नेक्स्ट इज मार्केट सैचुरेशन। Company may face a saturated domestic market with a little chance for the expansion. Expanding into overseas market give you access to new market and customer. हो सकता है आप जो डोमेस्टिक मार्केट में वर्क कर रहे हैं वहां पे आपको लग रहा है हमारा जो एक्सपेंशन चांसेस है वो बहुत ही कम है, ज्यादा हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो आप फॉरेन कंट्री में अपना एक्सपेंशन कर सकते हो सकता है वो आपको नई मार्केट, नए कस्टमर ला के दे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड करती हैं या रन कर रही होती हैं, उन्हें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है उन कॉम्पिटिटर के ओवर जो अभी तक उस सेक्टर में या उस एरिया में एंटर ही नहीं करे हैं। आप इंटरनेशनली रन कर रहे हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर से एक एडवांटेज होगी जो अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे सोचा ही नहीं है या इंटरनेशनल लेवल पे वर्क ही नहीं कर रहा है। तो दिस इज स्पेशली क्रिटिकल फॉर बिजनेस ऑपरेटिंग इन हाईली कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कंपनी जो ऑपरेट करती है वर्ल्ड वाइड मार्केट में कैन बेनिफिट, उनको बेनिफिट मिल सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। क्यों? आप अपना जो ऑपरेशन है उसको और एक्सपैंड कर पाओगे, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेवरेज कर सकते हो, नॉलेज को, रिसोर्सेज को, इन सारी चीजों को आप बढ़ा सकते हो एज आप वर्ल्ड वाइड मार्केट पे, मतलब ग्लोबल मार्केट में आप रन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट इज लर्निंग एंड डेवलपमेंट। For business entering foreign market can bring incredible learning and development possibilities. They can learn about new culture. जो भी बिजनेस है जो फॉरेन मार्केट में वर्क कर रहे हैं वो नए कल्चर को लर्न कर सकते हैं, वहाँ के रेगुलेशन के बारे में उनको और ज़्यादा
जानने को मिलेगा, वहाँ की कैसे बिजनेस प्रैक्टिस करता है, क्योंकि जब आप नए मार्केट में वर्क करते हो और वहाँ के वर्किंग कल्चर को समझते हो, पैटर्न को एनालाइज करते हो, तो आपकी नॉलेज बढ़ रही होती है कि हाँ, अगर हम इंटरनेशनल कस्टमर को इस तरीके से, इस टेक्निक से अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम अपनी कस्टमर को, जो हमारी कंट्री के कस्टमर, उन पे भी हम ये टैक्टिक्स लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हम बहुत ज्यादा सीखने को हमें मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी हैं। तो लास्ट में हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि जो भी फॉरेन मार्केट है वो हमें ऑफर करती है सिग्निफिकेंट कैंडिडेट फॉर कंपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमें अपनी कंपनी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफर्स देती हैं। कंपनीज मस्ट हाउएवर रिकॉग्नाइज एंड नेगोशिएट द पर्टिकुलर हर्डल ऑफ ऑपरेटिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। जो भी हर्डल्स आते हैं हमें ऑपरेशन करने में इंटरनेशनल मार्केट में, हमें उनसे को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और कैसे भी करके उन्हें नेगोशिएट करना है, उनसे हैंडल करना है। ठीक है, जिसमें आपका कल्चरल डिफरेंस, लीगल कॉन्स्ट्रेंट और करेंसी चेंजेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि करेंसी वहाँ के डिफरेंट है, उसके चेंज के रिगार्डिंग इशू आपको देखने को मिल सकता है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। सो ये हमने यहाँ पे स्टडी किया आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।